Hello friends, today I am going to record next video of TYK series on tax invoice chapter. So let's start with question number first. Sultan Industry Limited Delhi entered into a contract with Prakash Entrepreneurs Delhi for supply of spare parts of machine on 7 September. The spare parts were to be delivered on 30 September. Sultan Industry Limited removed the finished spare parts from its factory on 29 September. Determine the time by which invoice must be issued by Sultan Industry Limited under the GST law. Okay. So in this question, we have given three different dates. On 7 September, Sultan Industry Limited entered into a contract. Okay, and on 29 September, goods are removed from the factory, and on 30 September, goods are delivered to the customer. Okay, so three different dates are given, and we have to identify कि मतलब कि date in the three different dates कि the date by which invoice must be issued. Okay, so देखिए कि the latest date by which invoice must be issued. So first of all I am giving a brief about the invoice chapter. देखिए कि टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग इनवॉइस है इन केस ऑफ गुड्स एंड इन केस ऑफ सर्विसेज. इन केस ऑफ गुड्स वेयर गुड्स इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. ओके, देन टाइम लिमिट क्या है एट द टाइम ऑफ रिमूवल. और वेयर गुड्स डजेंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स देन टाइम लिमिट इज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कि एक कस्टमर है, ऑर्डर देता है, जैसे यूपी का कस्टमर है और राजस्थान का सप्लायर है, और यूपी कस्टमर है वो ऑर्डर देता है राजस्थान सप्लायर को कि मुझे गुड्स है मतलब कि चाहिए. तो जब राजस्थान का सप्लायर गुड्स को डिस्पैच करता है अपनी फैक्ट्री से, देन उसको इनवॉइस उस टाइम इश्यू करनी होगी लेटेस्ट डेटा. ओके, उससे पहले करेगा तो ओके, और या उस जो डेट ऑफ रिमूवल है वो लेटेस्ट डेटा. ओके, इफ़ यहाँ पर मतलब गुड्स का मतलब मूवमेंट हो रहा है, और इफ़ गुड्स का मतलब मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि जस्ट लाइक कि मतलब कि आपको एक बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, तो आप क्या है कि मतलब कि जो सप्लायर है उससे कॉन्टेक्ट करते हो कि मुझे ये बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग है उसका मूवमेंट तो होता नहीं कि मतलब आप बिल्डिंग उठाकर ले आओगे. तो वहाँ पर जो बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब वो मतलब आपको डिलीवरी दे देता है कि ओके आप पोजेसन दे देता है उस बिल्डिंग के, तब हम मान लेंगे कि लेटेस्ट डेटा कि उससे उस दिन उसको इन्वॉइस इशू करनी होगी. ओके, एंड इन केस ऑफ सर्विसेज, और सॉरी थर्ड केस है सेल और रिटर्न सप्लाईज, मतलब सेल और रिटर्न बेसिस पे कि मतलब कि मतलब कि मैं जो मतलब कि किसी थर्ड पर्सन उसको गुड्स सेल कर रहा हूँ कि अगर तुम सेल कर देते हो आगे तो ठीक है, ओके, अदरवाइज तुम मुझे वापस रिटर्न कर सकते हो. सो इस केस में बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल. ओके, या तो मतलब कि जो जिसको मैंने कस्टमर जिसे मैंने आगे थर्ड पर्सन को सेल करने के लिए कहा है, अगर वो उसको आगे फर्दर किसी जो मतलब कि एंड यूजर है उसको सेल कर देता है, उससे पहले मुझे इनवॉइस इशू करनी होगी क्योंकि सेल तो मेरी मानी जाएगी. और या फिर मतलब कि 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, जो मेरी फैक्ट्री से रिमूव हुई है उसके विद इन 6 मंथ, यानी लेटेस्ट 6 मंथ एंड होने के बाद भले ही मतलब कि जो थर्ड पर्सन आगे एंड यूजर को सेल करे या मत करे, मुझे इनवॉइस इश्यू करनी होगी 6 मंथ एंड होने के बाद. ओके, मैं मान लूँगा कि उसको सेल हो गया एज्यूम. नेक्स्ट सर्विसेज कैसे विद इन 30 days, और फॉर इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी विद इन 40 days. कब से? फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस मीन कंप्लीशन ऑफ सर्विस. ओके, सो दिस इज द सम ब्रीफ है अबाउट द टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस. ओके, तो देखिए, so in this case goods involve movement, so time limit for issuance of invoice is the date of removal. So here date of removal is 29 September, hence invoice must be issued on 29 September. Okay, next, MBM caretakers, a registered person, provide the service of repair and maintenance of electrical appliances. On 1st April, it has entered into an annual maintenance contract with PE for its air conditioner and washing machine. As per the terms of contract, maintenance service will be provided on the first day of each quarter of the relevant financial year, and payment for the same will also be due on the date on which service is rendered. During the year, it provides the service on 1st April, July 1st, 1st October, and January 1st. In accordance with the terms of contract, when should APM caretakers issue the invoice for the service rendered? Okay. So in this case, service are the nature of continuous supply of service, because annual maintenance service है. So in this case कि मतलब कि एक मतलब कि सर्विस है कि मतलब कि एक मतलब कंटिन्यूस सर्विस है कि मतलब कि 12 मंथ तक की. ओके, सो इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड. कब तक? देखिए, इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, सो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ.
In case of a continuous supply of service, invoice must be issued where due date of payment is ascertainable from the contract. ओके कि हमें ड्यू डेट पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कि पेमेंट करने की ड्यू डेट कब है, उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है. ओके देन ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट हमें इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड. और इफ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट ascertainable देन बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट. जब भी पेमेंट रिसीव होगा तब अपन इश्यू करनी होगी. ठीक है, अगर ड्यू डेट अगर ascertainable है तब इवन दो पेमेंट रिसीव और नॉट, फिर भी हमें जो ड्यू डेट है उससे पहले या ड्यू डेट को हमें इनवॉइस मस्ट बी इश्यूड. ओके और इफ ड्यू डेट इज नॉट ascertainable देन डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट. ओके बट इफ पेमेंट इज लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, मतलब कि ड्यू डेट है पेमेंट की असर्टेनेबल नहीं है, लेकिन जो पेमेंट है वो मतलब कि लिंक है कंप्लीशन ऑफ इवेंट. जैसे कि एक बिल्डिंग है उसको मतलब कि कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने कहा कि अगर फर्स्ट फ्लोर कर दोगे तो आपको पेमेंट रिसीव हो जाएगा. ऐसे मतलब जितने फ्लोर कंप्लीट होंगे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता रहेगा उस फ्लोर का. ओके सो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हुआ तब हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगा. देन मतलब इनवॉइस मस्ट बी इशूड ऑन बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट. जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट हो जाएगा हमें इनवॉइस मस्ट बी इशू इवन दो पेमेंट रिसीव और नॉट, बट लेकिन पेमेंट इज लिंक टू द मतलब कंप्लीशन ऑफ इवेंट. देन कंप्लीशन ऑफ इवेंट इज द लेटेस्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट इज द लेटेस्ट डेटा बाय विच इनवॉइस मस्ट बी इशूड. ओके सो देखिए in this situation annual maintenance service is provided. Okay and due date of payment ये रहा कि maintenance service will be provided on the first day of each quarter of the relevant financial and payment for the same will also be the due date on which service is rendered. Okay so service rendered होगी वो ड्यू डेट होगी. सो मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ही क्या है latest data by which invoice must be issued. So here during the year service provided 1st of April, 1st of July because first quarter मतलब क्वार्टर की जो फर्स्ट डेट क्या होती है 1st of April, 1st of July, 1st of October और 1st of Jan. So these are the latest date by which MBM caretakers must issue invoice. Okay okay question number 3 aggregate turnover of the Sangri Service Limited Delhi exceed 20 lakh rupees on 12th August. He applied for the registration on 3rd September and was granted registration certificate on 6th September. You are required to advise Sangri Service Private Limited as to what is effective date of registration. In this case, it has also sought your advice regarding the period of issuance of revised tax invoice. Okay. So we already know in the registration chapter कि as per section 25 कि if when we becomes liable to take registration then we have to apply for registration within 30 days. Okay if we apply within 30 days then effective date of registration is the date on which we becomes liable for registration. Okay so in this case exceed 20 lakh rupees turnover on 12th August. So on 12th August Sangri Service Private Limited becomes liable to take registration. Okay on 12th August and he applied for registration on 3rd September. 3rd September means within 30 days. Okay or not? 12th September 18 days. Okay so within 30 days apply for registration. Okay so registration certificate granted on 7th September. So in this case effective date of registration is 12th September. Okay because date on which becomes liable for liable to take registration. Okay because apply within 30 days. Next question your advice regarding the period of issuance of revised tax invoice. Okay तो देखिए कि जब 12th अगस्त है उसको मतलब कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो गई थी. ओके बट लेकिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड हुआ था ऑन 6 सितंबर को. सो 12th अगस्त से 6 सितंबर तक जो इनवॉइस इश्यू हुई है वो मतलब कि एज ए जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के रूप में तो हुई नहीं, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तभी वो मतलब कि एक टैक्स इनवॉइस जो जीएसटी नंबर डालते हुए मतलब उसमें सब कुछ मतलब कि जीएसटी के अकॉर्डिंग जो इनवॉइस वो 6 सितंबर से इश्यू करनी होगी उसको. सो 12 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में जितनी भी इनवॉइस इश्यू हुई है जो एज ए अनरजिस्टर्ड पर्सन रूप में इश्यू जो इनवॉइस इश्यू हुई है उनके लिए एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करनी होगी विद इन 30 डेज. कब से 30 डेज? जब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ है मतलब 6 सितंबर से. ओके सो फ्रॉम द मतलब 6 सितंबर विद इन 30 डेज क्या नाम है सर, हाँ, सांगरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इश्यू रिवाइज टैक्स इनवॉइस फॉर द पीरियड ऑफ 12th अगस्त टू 6 सितंबर. ओके सो प्लीज चेक द आंसर on before the 6th October. Okay because 6 September हाँ 6 September to 6 October 30 days. Okay next question
Siam Fabric has opted for composite levy scheme in the current financial year. It has approached you to advise whether it is mandatory for it's to issue tax invoice. You are required to advise him regarding this. No, composite dealer has to issue bill of supply, not tax invoice, because composite dealer is not required to show the tax amount separately, because as a normal taxpayer issue करेगा एक invoice in which he saw कि gross amount of the product and GST charge, तो total amount of the product कितनी होनी चाहिए, okay, but a composite dealer is not required to show the tax amounts, okay, से मतलब कि उसको जितने मतलब वैल्यू है उसे टोटल वैल्यू दिखानी होगी, ओके, और वो टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगी, ओके। सो कंपोजिट डीलर मतलब कि विल इश्यू बिल ऑफ सप्लाई, नॉट टैक्स इनवॉइस, ओके, एंड बिल ऑफ सप्लाई ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम सप्लाई ऑल्सो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रॉयल फैशंस, ए रजिस्टर्ड सप्लायर of designer outfits in Delhi, decide to exhibit its product in a fashion show being organized at Hotel Park Royal, Delhi on 4th Jan. For the occasion, it gets service by way of a makeover of its models from Aura Beauty Service Limited, Ashok Vihar, for which a consideration of 5 lakh rupees excluding GST has been charged. Aura Beauty Service Limited issue a duly signed tax invoice on 10th Feb, showing the lump sum amount of 5,90,000 includes GST and SGST at the rate of 9% is for the service provided. Answer the following questions. Examine whether the tax invoice has been issued within the time limit prescribed under the law. So in this question we have to identify कि tax invoice is issued within the time limit or not. Okay, so देखिए date of supply of service on 4th Jan. So we know कि in case of supply of service other than banking or financial institutions, supply invoice must be issued within 30 days. Okay, 30 days. So in this case the 30 days 4th Jan means if we add 30 days, then I think 3rd Jan, 3rd Feb. Okay, so 3rd Feb मतलब latest date by which invoice must be issued, but invoice is issued 10th Feb. Okay, 10th Feb को, so means not issue within the time limit. Okay, next question. Tax consultant of Royal Fashion object to the invoice raised, suggesting that the amount of tax charged in respect of the taxable supplies should be shown separately in the invoice raised by the Aura Beauty Service Private Limited. However, Aura Beauty Service Private Limited contend that there is no mandatory requirement of showing tax component separately in the invoice. No, because tax component is required to be shown separately. I have already told about that as a normal taxpayer for a normal taxpayer person. Okay, so number 7. KG Toys Limited, a wholesaler of toys registered in the Chandigarh. It's renowned in the local market for the variety of toys and their reasonable price. KG Toys Limited makes supply of soap, piece of baby learning laptops and chat learning phones to Nancy General Store on 25 September by issuing a tax invoice amounting to rupees 1 lakh rupees. However, the said toys were returned by the Nancy General Store on 3rd September. Discuss the documents KG Toys Limited is required to issue in such a case. Credit note, because if we return the goods, then supplier issue a credit note. Okay, question number 7. Please check the answer. KG is required to issue credit note in such a case as per section 34, where one or more tax invoice has been issued for the supply of any goods or services or both, and the goods supply are returned by the recipient or registered person who has supplied such goods or services or both, may issue to the recipient one or more credit note. ये credit note की definition है कि मतलब कि goods की मतलब quantity कम आ गई या फिर उसको tax invoice ज़्यादा चार्ज हो गया, so in quantity ज़्यादा आ गई, tax invoice ज़्यादा चार्ज हो गया या फिर goods defective हो गया, तो हम credit note issue कर चलेंगे. ओके, बिकॉज tax liability हमें क्या करना है, reduce करनी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Rana Sangha Limited, a registered supplier, has made the following taxes applied to its customer Babur in the quarter ending 30 June. So these are the supply goods in respect of bill number 10223024254 have been written by the Babur. You are required to advise Rana Sangha Limited whether it can issue a consolidated credit note against all the 3 invoices. Okay, consolidated credit note can be issued. It is not required कि link to particular invoice. देखो please, I am giving a brief reference. देखिए, credit note, yes,
इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट कब इश्यू किया जाएगा? वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव इश्यूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव इश्यूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस है वो ज्यादा है टैक्सेबल वैल्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। ओके, सो टैक्सेबल वैल्यू वो इनवॉइस में ज्यादा है, जो मतलब टैक्सेबल वैल्यू उस सप्लाई की होनी चाहिए, उससे ज्यादा टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, तब हम उस जो हमें जीएसटी ज्यादा दे दिया, तब हम क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे। ठीक है, उस जो टैक्सेबल वैल्यू उसको कम करने के लिए। टैक्स चार्ज इनवॉइस में ज्यादा हो गया है, एक्चुअल टू टैक्स पेबल हुआ उससे ज्यादा। ओके, तो फर्स्ट केस तो मतलब वैल्यू से रिलेटेड हो सकता है कि या तो टैक्स वैल्यू ज्यादा हो गई जो एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और या फिर मतलब टैक्स चार्ज है वो ज्यादा हो गया जबकि जो चार्ज कम होना चाहिए था। ओके, तो इसलिए हम क्रेडिट नोट इश्यू करेंगे ताकि हम उसको रिवर्स कर सकें। ओके, या फिर मतलब वेयर गुड्स सप्लाई बाय द रिटर्न बाय द रिसिपेंट, या फिर मतलब रिसिपेंट ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो रिटर्न कर दिया, देन ऑल्सो हम क्रेडिट नोट इशू कर सकते हैं। या फिर गुड्स और सर्विस और बोथ सप्लाई फाउंड्स टू डेफिशिएंट, अगर जो डेफिशिएंट हो गए तो भी हम क्रेडिट नोट इशू करें। क्रेडिट नोट इशू करना मतलब कि जैसे मैंने मतलब अगर रिसिपेंट उसको मैंने सेल किया तो क्या एंट्री पास होगा, रिसिपेंट अकाउंट डेबिट टू सेल। सो हेयर मतलब कि जीएसटी अमाउंट्स टू बी पे, जीएसटी टू बी पेड ऑन, मतलब कि ऑन जो सेल अमाउंट है, मतलब 5 लाख रुपीज सेल हुई तो 5 लाख जीएसटी पे कर दूंगा। अब फिर फर्दर क्या हुआ, मुझे पता चला कि मतलब कि जो मैंने 5 लाख रुपये सेल की है वो मतलब ज्यादा, मतलब एक्चुअली तो 4 लाख रुपए की सेल अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन मैंने 5 लाख ज्यादा चार्ज कर लिया, तो 1 लाख रुपीज लिए मैं क्या करूंगा कि मतलब मैं रिसिपेंट को डेबिट करूंगा, रिसिपेंट अकाउंट सॉरी सेल्स को डेबिट करूंगा, रिसिपेंट को क्रेडिट करूंगा, तो रिसिपेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यही मतलब एक क्रेडिट नोट के थ्रू मैं ये एंट्री पास करूंगा। ओके, सो मतलब 1 लाख रुपीज की क्या करूंगा मैं क्रेडिट नोट पास करूंगा, तो 1 लाख रुपीज रिसिपिएंट है वो क्या हो जाएगा क्रेडिट और सेल क्या हो जाएगा डेबिट। ओके, या फिर सेल्स रिटर्न मतलब जो सेल्स है उसको कम करता है, सीधी सी बात है। या फिर ऐसे मतलब टैक्स ज़्यादा चार्ज हो गया, 5 लाख पे चार्ज हो गया जबकि होना 4 लाख रुपीज़ पे था, तो इसलिए मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ। या फिर मतलब उसने जो 1 लाख रुपीज़ का जो गुड्स उसने मुझे रिटर्न कर दिया, 5 लाख रुपीज़ सेल किया था, 1 लाख रुपये रिटर्न कर देगा, तब भी मैं एंट्री पास कर सकता हूँ। या फिर मतलब गुड्स डेफिसिट आ गया तो डेफिसिट आ गया तो भी मैं बोलूँगा कि मतलब कि मुझे मतलब मैं चाहे भले गुड्स रिटर्न मत किया हो, जैसे मतलब मैंने उसको 5 लाख रुपीज़ गुड्स सोल्ड किया था और बाद में क्या हो गया जब 1 लाख रुपये का जो गुड्स या फिर मतलब 5 लाख रुपीज़ का टोटल गुड्स मतलब डेफिशिएंट हो गया, तो बोलता है मैं 1 लाख रुपये तुझे कम दूंगा, मतलब 5 लाख रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया था लेकिन बोलते 1 लाख कम ही दूंगा, तब 1 लाख रुपए के लिए मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूँ। ओके ओके, आगे देखिए, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ में इश्यू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाइड मेड इन द फाइनेंशियल। प्लीज अंडरलाइन बिकॉज जो क्वेश्चन नंबर 7 is based on this line. Registered supplier of goods or services both may issue one or more credit note for supply made in the financial year. मतलब एक क्रेडिट नोट भी इश्यू कर सकता है या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी इश्यू कर सकता है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जितनी सप्लाई की है उनके लिए। सो इन दिस क्वेश्चन की जो सप्लाई 102, 2330, 254 उनके लिए सेपरेट क्रेडिट नोट भी इश्यू किया सकता है, या कंसोलिडेट क्रेडिट नोट भी इश्यू किया जा सकता है इन तीनों सप्लाई के रेस्पेक्ट में। और यही क्वेश्चन में हमें पूछा है कि वेदर इट कैन इश्यू ए कंसोलिडेट क्रेडिट नोट अगेंस्ट ऑल द 3 इनवॉइस। ओके, बिकॉज है मतलब कि राइट डाउन के मतलब क्रेडिट नोट है मे इश्यू में मतलब कर ही सकता है। ओके, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ। ओके, तो okay, so we have complete 7 questions and the remaining question we will complete in the next video. So thank you for watching this video.